नमस्कार। आज की प्रस्तुति है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जिसे कि हम एक और शब्द के रूप में जानते हैं सृजनात्मकता। यह क्रिएटिविटी, यह सृजनात्मकता हमारा अपना मौलिक गुण होता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको इस तरह का वातावरण मिल जाए जिससे कि इसका विकास संभव हो सके। सृजनात्मकता से आशय क्या है, इस पर आइए विचार करते हैं कि मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी है क्या। इससे आशय आंग्ल भाषा के क्रिएटिविटी शब्द से है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सृजनात्मक शब्द, यह जो शब्द ऊपर सृजनात्मक, इसमें फर्क है। तो ये जो सृजनात्मकता शब्द कुछ ऐसे शब्दों द्वारा भी, यानी सृजनात्मकता कुछ ऐसे शब्दों से भी लोग अभिव्यक्त करते हैं जिसमें कि काफ़ी अंतर है, और फिर भी जो है इसके पर्याय के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे विधायकता, उत्पादकता, खोज आदि। जबकि विधायकता से क्या होता है, एकत्रीकरण का बोध होता है। उत्पादकता से प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का बोध होता है। और सृजनात्मकता का इसका पर्याय जो सबसे करीबी माना जाता है वह यही है, सृजनात्मकता। खोज का मतलब शोध से, रिसर्च से होता है। और जबकि सृजन में क्या है कि शून्य का भाव निहित है। सृजन में शून्य का भाव निहित है। अगर मान लीजिए हम कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या पूरा व्योम कैसे बना, तो कभी न कभी हमें इसकी कल्पना करना पड़ेगा कि ये सब कुछ शून्य रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में सृजन में शून्य का भाव निहित है, और सर्जन में वर्तमान या विद्यमान में नवीनता या मौलिकता की सृष्टि करनी पड़ती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सृजनात्मकता के समानांतर सृजनात्मकता शब्द को हम लेकर के चलते हैं। रचनात्मक, सर्जक, उत्पन्न करना, बनाना आदि भी जो है आवश्यकता के अनुसार हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सृजनात्मकता पर शब्दिक अगर हम जाल से निकल करके बाहर आएँ तो सीधे सीधे हमारी समझ में यह आता है कि कुछ मौलिक ऐसा सृजन जिसकी आवश्यकता है, जो हमें कहीं से नकल नहीं करनी है, वो उस समय की आवश्यकता के हिसाब से डेवलप होना है। जैसे आप आजकल नवाचार कहते हैं, तो वह भी तो सृजन ही है। अगर मान लीजिए हम शब्दों को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त कर दें और उसको इस तरह से लिख दें कि इससे पहले किसी ने लिखा ही नहीं था, और उससे हम कहीं मतलब निकाल दें, मतलब ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी के बारे में, सृजनात्मकता के बारे में कुछ परिभाषाओं पर आइए विचार कर लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर चर्चा की है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि स्टेन महोदय, हालांकि बहुत सारे विविध विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन हम स्टेन महोदय की बात को रखते हैं कि व्हेन इट रिजल्ट्स इन ए नोबल वर्क that is accepted as tenable or useful or satisfying by a group at some point in time। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में, ये विचार करते हैं। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी हो और मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। देखिए, जब हमने इसका हिंदी अनुवाद किया तो हम सब हिंदी बैठ के लोग हैं, तो बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है कि इन्होंने इतने से शब्दों में से काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपयोगी और मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। उसे हम सृजनात्मकता के तहत रखते हैं। एक और दूसरे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मेडनिक महोदय क्या कहते हैं, इस पर ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी जरूर है। तो क्रिएटिव थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ एसोसिएटिव एलिमेंट्स विच कॉम्बिनेशंस आइदर मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और आर इन सम वे यूजफुल। The more mutually remote the elements of new combinations, the more creative is the process of solution। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए चलेंगे तो पूरी तरह से परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी
और इन्होंने बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। तो सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के विचार जितने कम होंगे, केवल संयोग कर करके नई चीज मत बनाओ, ये कह रहे हैं कि नवीन संयोग के विचार जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी परवान चढ़ेगी, उतनी अधिक होगी। मैं उनके अंग्रेजी शब्दों का सीधा सीधा हिंदी अनुवाद आपको समझ करता हूँ कि सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील रहते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के विचार जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक और विचारक है आपके परिचित प्रो एंड क्रो, वो क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। आशय ये हुआ कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सामान्य से शब्द हैं और सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं। अगली बात, एक और महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं C.B. गुड, वेल नोन है और बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक क्वालिटी ऑफ थॉट टू बी कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड कंटिन्यू अपॉन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन मे बी प्लेस्ड इन डिफरेंट डिग्री, यानी इन डिफरेंट डिग्री, अलग अलग स्तर, अलग अलग डिग्रीज पर। द फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी आर टेंटेटिवली डिस्क्राइब्ड एज एसोसिएट एंड आइडेंशनल फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी, एडप्टिव एंड स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक लॉजिकल इवैल्यूएशन। एबिलिटी टू मेक लॉजिकल इवैल्यूएशन की बात ये करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक हैं साहचर्य, आदर्शात्मक मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। आप देखिए इन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट बात कह दी है और ये पूरी तरह से समझने में हमें सक्षम बना। ये सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो बताते हैं कि साहचर्य, आदर्श मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता कह ही चुके हैं, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। तो जो इतनी सारी परिभाषाएं निकल कर के आई, इनसे हम समझ में क्या आया, इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो उक्त विचारों के आलोक में ये कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता में मौलिकता, नवीनता, उपयोगिता, संयोग से सृजन, आवश्यकतानुसार सृजन के गुण विद्यमान रहते हैं, जिनका आधार क्या होता है, आधार चिंतन ही होता है। बिना चिंतन के हम इस पर नहीं पहुंच सकते और गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने उसके आशय को, मीनिंग को समझा, उसकी परिभाषाएं विद्वानों ने क्या दी हैं, थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श किया और इसके बाद हम विचार करते हैं कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की वृद्धि के उपाय क्या किए जाए, वेज टू इंक्रीज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। लेकिन हम उस पर विचार करने के लिए जाएं उससे पहले कुछ हमें समझ में आना चाहिए कि एक तो इसके कि कौन कौन से पहलू होते हैं, सृजनात्मकता के पहलू कौन कौन से होंगे। आप समझिए, शिक्षा होगा, मूल्य होगा और विचार होंगे। अब शिक्षा के तो आपको पता है कि 5 अंग होते हैं, पांचों उसकी सृजनात्मकता पर इम्पैक्ट डालने चाहिए। अगर मान लीजिए हम 5 मोटे मोटे उद्देश्य तो है ही, लेकिन पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, अध्यापक है, स्वयं विद्यार्थी है, विद्यालय है, पाठ्यक्रम है, तो यानी जो कुछ भी उसके अंग हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसमें जिस विशिष्ट गुण की वृद्धि हो वो सृजनात्मकता। शिक्षा के बाद मैंने दूसरी बात कही, मूल्य। अब मूल्य उसे समाज से ही प्राप्त होते हैं, विद्यालय से ही प्राप्त होते हैं, अपने परिवार से, अपने परिवेश से भी प्राप्त होते हैं। तो ये मूल्य भी इस तरह के हों जो कि उसे प्रेरित करें कि
कि वह सृजनशील रहे, वह कूपमंडूक न हो जाए, वह रूढ़ न हो जाए। आप समझिए कि ऐसी व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं रहती, जो कूपमंडूक हो जाती हैं, जो रूढ़ हो जाती हैं, जो कहती हैं कि हम में कोई चेंज हो ही नहीं सकता। समय के साथ में परिवर्तन आवश्यक है। आप देखिए कि आप जिस तरह से प्रारंभ में रहते थे, आज उस तरह से तो नहीं रहते। आज हमारी व्यवस्थाएं बदली हैं। जब सब कुछ बदल रहा है तो कुछ चीज़ों को लेकर के रूढ़ हो जाएंगे, तो इसका मतलब सृजनशीलता खत्म हो जाएगी, विकास रुक जाएगा, स्टैग्नेशन शुरू हो जाएगी। जब पानी प्रवाह में रहता है तो उसमें हम पीते हैं उस पानी को और वह हमेशा ताज़ा महसूस होता है। जब वही गड्ढे का और तालाब का पानी स्टैग्नेंट हो जाता है तो उसमें कीड़े पनपने लगते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जिन नवीन मूल्यों को विकसित करें उसमें भी सृजनशीलता के गुण तत्व बीज पाए जाने चाहिए। अगली बात, विचार। जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप के साथ हमारे विद्यार्थी हैं, ये एक पहलू है कि विचार समाज में, एक सभ्य समाज में विचार सभ्य होने चाहिए। मार देंगे, काट देंगे, खत्म कर देंगे, ये कोई तरीका नहीं। हम अपने विद्यार्थी को न तो डांटेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वह एक बालक है, वह एक कच्ची मिट्टी के मानंद हमारे पास है। जो चीज़ें अगर मान लीजिए किसी ने हमारे साथ भी गलत किया हुआ है तो हम उस गलती को अपने विद्यार्थी के साथ नहीं होने देंगे। एक बहुत अच्छे विचारक थे, उनका नाम था डोनाल्ड एम जॉनसन। उन्होंने कहा कि मौलिक हल का उत्पादन, विचारों का निर्माण तथा कल्पना का सर्जन आना है। कल्पना का सर्जन, बच्चा अपने आप कल्पना कर सके, कल्पना लोग में खो जाए और वहाँ से क्या लाए, क्रिएटिविटी, सृजन, उस आधार पर वह कुछ सृजित करके दिखाए। तो यह कुछ पहलू थे और इन पहलुओं को जानना बहुत आवश्यक है, तब हम विद्यार्थियों की सृजनात्मकता की वृद्धि के उपाय कर पाएंगे। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की वृद्धि के उपाय के लिए हमें एक बात और जाननी चाहिए कि हमें पहचान तो होनी चाहिए कि आखिर वो बच्चे में क्या क्या क्वालिटी होंगी, तब वो सृजनशील होगा, तब फिर हम उसके कोई उपाय कर सकते हैं। सबसे अच्छी व्यवस्था तो ये होती है कि जो पीड़ित होता है वह ही समाधान होता है। जाके पैर न फटी विवाही, वो क्या जाने पूछ पा रही। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा समाधान तो वही चाहता है। लेकिन हमारी ड्यूटी है और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, एक राष्ट्रवादी होने के नाते ये जिम्मेदारी भी है कि हम अपने बच्चों को सृजनशीलता से जोड़ें, नएपन से जोड़ें, बदलाव से जोड़ें, विकास से जोड़ें। इसलिए पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किन किन क्वालिटी वाले बच्चे जो हैं वह सृजनशील होते हैं, सृजनात्मकता की पहचान क्या होती है। आप देखिए, मैं सृजनात्मकता कहते कहते सृजनात्मकता पर आ गया हूँ, क्योंकि ये दोनों हम पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं उन बच्चों में जो कि सृजनशील होते हैं? एक तो मौलिकता होती है, यानी आप भी नहीं सोच सकते वो इस तरह की मौलिक बात है। अगर मान लो भारत में गाय को माँ कहा जाता है और गाय वाले सारे कार्य ब्रिटेन में घोड़ी करती है, तो वो लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में गाय को माँ कहा जाता है, क्योंकि अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो उनकी माँ फिर घोड़ी हो सकती है। तो आप देखिए, ये मौलिकता है। तो मौलिकता का असर होता है और जिन समस्याओं का निदान मौलिक आधार पर किया जाता है उनके बहुत अच्छे निदान पाते हैं। तो उन बच्चों में मौलिकता का गुण पाया जाता है जो सृजनशील होते हैं। दूसरी बात, उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। आप टीम बना करके छोड़ दीजिए, आप किसी उद्देश्य के लिए उन्हें कर दीजिए तो वो अपने आप सब मैनेज करेंगे। ये मत सोचिए कि उनका आकार छोटा है। आप जिन कार्यों करते हैं उन्हीं कार्यों को वह संपादित करेंगे। आप फुटबॉल खेलते हैं, वह भी फुटबॉल खेलेंगे और सारा कुछ वैसे ही मैनेज करेंगे। आप उन्हें देखिए, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उनमें स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है। वो कहते हैं कि तू यहाँ खेलेगा, तू यहाँ, तू यहाँ। आप समझिए, पूरी व्यवस्था बनाते हैं हर चीज़ में, किसी भी कार्य करने में। कभी कभी उन्हें छोटे छोटे खेल खेलते हुए देखिए, वो घर की व्यवस्था बना रहे होते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे होते हैं। उस समय भी उनकी सृजनात्मकता को हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और बात कि परिहास प्रियता, उनमें मनोविनोद की क्षमता होती है। वो मजाक करना जानते हैं और खुल करके हंसते हैं। बहुत सारी समस्याएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं, बहुत सारे ट्रैक्स, बहुत सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
तो सृजनशील बच्चों की एक पहचान यह भी है कि वो विनोद प्रिय होते हैं, यानी कि परिहास प्रिय होते हैं। अगली बात, उत्सुकता, उनमें जिज्ञासा होती है, अरे कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, फिर तमाम प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का हमें समाधान करना चाहिए, झुंझुलाना नहीं चाहिए। तो वो उत्सुकता उनकी क्वालिटी है सृजनशीलता की। एक और बात, तो बहुत संवेदनशील भी होते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने टीवी को देखते हुए देखा, आई ये क्या हुआ, ये खत्म हो गया, अरे इसने ऐसा क्यों किया, तो बच्चे के स्तर पर जाकर के जरा सोच करके देखिए कि वह संवेदनशीलता उस बच्चे के मस्तिष्क से ये सीधे सीधे तो नहीं कह पा रही कि इसको हम बचाएंगे अगर हमारी क्षमता होगी तो, लेकिन उसमें सृजनशीलता है। वो व्यवस्था बनाएगा जिससे कि इस तरह की व्यवस्थाएं आगे ना हो, इस तरह की गड़बड़ी आगे ना हो। एक और बात, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, स्वायत्त होता है, स्वतंत्र चिंतक जिसे आप कहते हैं। तो इस तरह के बच्चे स्वतंत्र चिंतक होते हैं, स्वायत्त होते हैं। स्वायत्तता का गुण होता है, उसमें ऑटोनॉमी का गुण होता है, और इससे ही वह लीडिंग पावर विकसित हो जाती है। तो जब हमें ये पता चल गया कौन कौन से पहलू हैं और कौन कौन किस तरह से हम उन बच्चों की पहचान कर सकते हैं, तब फिर विचार किया जा सकता है कि इसमें हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं उनके सृजनशीलता के गुण में। तो विद्यार्थियों में सृजनशीलता की वृद्धि के उपाय, इसमें वेज टू इंक्रीज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स में पहला पॉइंट हम लेते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का उचित सम्मान, ड्यू रेस्पेक्ट टू द रेस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अध्यापकों को ये चाहिए कि बच्चे जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसका उचित सम्मान करें। अगर मान लीजिए गलत रेस्पॉन्स दिया है तो हम उसका मजाक न उड़ाएं, हम उसमें किसी तरह की हीनता भरने का प्रयास न करें, क्योंकि वह उसकी मौलिकता से जुड़ा हुआ है, उसने प्रयास तो किया। आप कह सकते हैं बेटा प्रयास तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे थे ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो दूसरा बच्चा कोई समाधान देगा और फिर उसे आप दोहरवा लेंगे तो वह उसे कंठस्थ हो जाएगा, और दूसरे वह अपने आप को अपमानित या ह्रास या कमज़ोर महसूस नहीं करेगा। प्रयास आपका बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि हमें क्या करना है कि उनकी जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उसको उचित सम्मान देना। दूसरी बात, कल्पना आधारित प्रस्तुतिकरण, इमेजिनेशन बेस्ड प्रेजेंटेशन। जब हम ये करवाएंगे कि कल्पना पर आधारित उनसे प्रेजेंटेशन, अचानक हम इस तरह की स्थिति रख देंगे, आप समझिए कि अगर मान लीजिए जो कि हो भी नहीं सकता, हमें क्या करना है कि उनकी उस कल्पना के गुणों को विकसित करना है। अगर मान लीजिए हम अपने विद्यार्थियों से ही कहते हैं कि बेटा मान लो आप सारे के सारे अध्यापक बनना चाह रहे हो और आप अगले दिन जब सो करके उठे तो किसी के पैर ही नहीं है, अब क्या करोगे? तो आप देखिए बच्चे तरह तरह के रेस्पॉन्स देंगे, तरह तरह की प्रतिक्रिया करेंगे। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किसने अध्यापकत्व से जुड़ी हुई बात की है और किसने और साधनों का सहारा दिया है। तो वो जो सृजनशीलता दिखाई पड़ती है, वह जो कल्पनात्मकता में दिखाई पड़ती है, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, भले ही वो न हो सकती हों, लेकिन बच्चों को कल्पना करने की आदत पड़वाएं और उस कल्पना में वो खो करके अपनी तमाम व्याधियों को, तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को भूल जाते हैं। और फिर हम उन्हें यथार्थ से भी जोड़ें, ऐसा नहीं कि वो कल्पना लोक में विचरण करता रहे। आप देखिए कि जो बच्चे अधिकतर ये सपना देखते हैं कि वो उड़ रहे हैं, वो बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं। तो उन्हें क्या है, उन्हें हमें यथार्थ धरातल से परिचय कराते हुए उस कल्पनाशीलता से जुड़े रहना है, क्योंकि उससे ही इनोवेशन होता है। ये हवाई जहाज ऐसे ही नहीं आया, पहले मानव ने कल्पना ही की। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कल्पना आधारित प्रस्तुतिकरण के लिए जमीन तैयार करें, इमेजिनेशन बेस्ड प्रेजेंटेशन की हम तैयारी करें, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्यक्रम में क्रिया आधारित अधिगम को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ एक्शन बेस्ड लर्निंग इन द करिकुलम। तो करिकुलम में हमें क्या करना है कि एक्शन बेस्ड लर्निंग डालनी, क्रिया आधारित, जिसमें उसे क्रिया करनी पड़ेगी और क्रिया के बाद फिर वो कहीं किसी परिणाम पर पहुंचेगा। जब वह क्रिया के आधार पर परिणाम पर पहुंचेगा तो उसे ये लगेगा कि हाँ वो अपनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है, और बच्चे भी और टीम्स भी पहुँचेंगी। तो उससे होगा क्या कि सब में बहुत अच्छी भावना आएगी प्रतिस्पर्धा की, और जिसके रिजल्ट दी बेस्ट होंगे उसे ये लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, आगे और अच्छा कार्य करूँगा। और जो थोड़ा सा कमतर रह गया वो सोचेगा अरे इसे पराजित करना है, अगली बार इसका नंबर नहीं। तो उसकी प्रतिस्पर्धा जो होगी तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगली बात, चौथे पॉइंट, सूचना संग्रहण, आकलन, विश्लेषण का उपयोग।
इंफॉर्मेशन कलेक्शन, यूज ऑफ असेसमेंट, एनालिसिस। जब हमारे बच्चे खुद डाटा एनालिसिस करेंगे, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद उसका संश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, तो इससे क्या होगा कि उन्हें ये लगेगा कि हाँ, इस तरह की स्थितियों में इस तरह के कृत्य इस तरह के परिणाम तक पहुँचाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में उनका अधिक समय जाया होने से बच जाएगा। और ये बच जाएगा तो क्या होगा, वो दूसरे और सृजनशील कार्यों में लगेगा, तो इससे फिर हिंदुस्तान का विकास अवश्यंभावी हो जाएगा। केवल कल्पना की बात नहीं रह जाएगी, सब मिल करके करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो छोटी छोटी बहुत सारी व्याधियाँ हमारे समाज में व्याप्त हो गई हैं, वो सारी व्याधियाँ अपने आप तिरोहित होने लगेंगी, क्योंकि उनके उद्देश्य बदल जाएंगे। उद्देश्य जब देश का विकास हो, उद्देश्य जब वसुंधरा का विकास हो, उद्देश्य जब विश्व का विकास हो, और हम विश्व सरकार की बात सोचते हैं, उसमें छोटी छोटी बातों में वैमनस्य, आपस में लड़ मर जाना, ये तो कैसे भी उचित नहीं। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि वो सब एक ही हैं, एक ही तरह का चिंतन करते हैं, और उनके चिंतन से हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उससे देश की प्रगति होती है। वो जो लाइन है, भले ही आज लोग उसका ध्यान न रखते हो, लेकिन है बड़ी बात कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। तो हम सबके कल्याण की भावना लेकर के अपने बच्चों के लाए हुए डाटाज का आकलन, विश्लेषण और निर्णय तक की स्थिति को बनाएं। हमारे विद्यार्थी और अधिक सृजनशील हों, और अधिक प्रगतिशील हों, और अधिक विकास के प्रति समर्पित हों, और निरंतर कार्य में लगे रहें, अविरल, बिना थके, चरैवेति को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से सृजनशीलता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारी इस तरह की हो जिससे बच्चों को आनंद तो आए ही खेलने में, लेकिन साथ साथ उनमें इस सृजनशीलता के गुण का विकास। जब हमारे गेम्स इस तरह के होंगे, कुछ नए खेल बनाएं, कुछ बच्चों से कहें कि अब आप कुछ नए खेल बना करके लाइए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक बार प्राइमरी पाठशाला में उसके निरीक्षण के दौरान देखने को मिला कि वहाँ के गुरु ने उनसे कहा कि आप कुछ पीटी बनाइए, और ये जो है तीसरा पीरियड आपका खाली है, इसमें आप सब लोग सोचना, और फिर जो है 5वें पीरियड में इंटरवल के बाद मैं देखूंगा कि आपने कौन कौन सी नई पीटी बनाई है, परेड ट्रेनिंग। तो उसने कुछ सिखाई थी उन्हें व्यायाम के लिए, लेकिन बच्चों ने खुद खोज करके और वो निकाली और बनाई, और वो अच्छी थी, जो कि दोनों तरफ झुकने, आगे पीछे झुकने, सारी व्यवस्थाओं को पूरा करती थी। और बच्चों की जब उन पीटी को उस विद्यालय ने शामिल कर लिया तो बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके ग्रुप ने उस पर विचार किया था। तो हमें क्या करना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी ऐसी रखनी है जिससे कि सृजनशीलता का विकास, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सृजनशीलता का, नई सोच का उद्गम बन जाए हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की व्यवस्था है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या करवाते हैं, भाषण भी करवाते हैं, लिखित रूप से भी उनका संप्रेषण होता है, उनका प्रेजेंटेशन और तरीके से भी होता है, उनका प्रेजेंटेशन चित्रों के द्वारा भी होता है। अभी डिग्री कॉलेज में जिसमें मैं खुद हूँ, वहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर अब कि हम जो है इस पर मेला लगाएंगे, विश्व महिला दिवस में, और मेले में इतनी रुचिपूर्वक उन्होंने भाग लिया, इतनी स्टाल्स लगाई कि जिसकी कल्पना करना कम से कम हम लोगों के लिए मुश्किल था। तो उनकी सृजनशीलता दिखाई पड़ती है, उनके साथ हाँ तो कहिए, उनके विचारों में कोई परिवर्तन, कोई संश्लेषण करना चाहते हैं, कोई आप सलाह देना चाहते हैं, वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके साथ मिल करके चलो बहुत मजा आएगा। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हमें इस तरह का बनाना चाहिए जिससे सृजनशीलता का विकास हो, निश्चित रूप से विद्यार्थियों में सृजनशीलता आए। नेक्स्ट, उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। अब ये क्या होंगे, ये घिसे पिटे नहीं होंगे, ये पुराने नहीं होंगे, जो एक चले आ रहे हैं परंपरागत वही नहीं होंगे। उनके साथ में हमें उस समय की आवश्यकता के हिसाब से नवाचार जोड़ना है। तो जब हम नवाचार जोड़ेंगे, नए नए उपागम जोड़ेंगे, नए नए साधन जोड़ेंगे और अधिक रुचिकर बनाएंगे शिक्षा को, तो निश्चित मानिए कि वह जो आपको करते हुए देखेंगे उससे उनमें सृजनशीलता का विकास होगा। आप ये देखिए कि अभी कोरोना काल में सिस्टम चेंज हो गया, बच्चों को घर से पढ़ाना था,
अब घर से पढ़ाने के लिए विविध आकर्षक नए नए नवाचार से युक्त व्यवस्थाएं सामने आई और उसका परिणाम ये है कि आज बहुत सारी व्यवस्थाएं इस तरह की हैं जिससे कि इस सिद्धांत को बहुत बल मिल रहा है, कहीं भी कभी भी। अगर मान लीजिए आप किसी को ही पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसे आप कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं बनती हैं, ये जो नया नया सृजन होता है, इसमें हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है और इसको हमें अपने मस्तिष्क में लेकर के चलना है, हल्ला नहीं करना है। जब जैसा समय लग जाए हमें नवाचार का इस्तेमाल करना है। अगली बात, तार्किकता का उन्नयन, अपग्रेडिंग लॉजिक। बच्चे कल्पना या रूढ़ता का सहारा जो लेते हैं उसमें ऐसी स्थिति ना आ जाए कि नहीं अब इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर ये स्थिति आ गई समझिए खत्म। अध्यापक ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, अध्यापक खत्म। विद्यार्थी ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, विद्यार्थी। सिद्धांत अपनी जगह है लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें एक परिवर्तन नहीं होता। जब सब परिवर्तन हो रहा है और हमारे आसपास के सारे परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम तार्किक रूप से उनका समर्थन करें और जब हम लॉजिकल बेस्ड होगी चीज़ें तो लोगों की समझ में आएंगी, उन्हें समझाना भी आसान होगा और उस पर खड़ा हुआ जो हमारा महल होगा वो निश्चित रूप से ज़्यादा सशक्त होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा व्यवस्थित होगा और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के प्रति समर्पित है हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तार्किकता का दामन नहीं छोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, अभिव्यक्ति के समुचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन। हमें अपने विद्यार्थियों को एक्सप्रेशन के समुचित अवसर प्रदान करने हैं। अगर हम उन्हें समुचित अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर हम उनको नहीं समझेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि क्लास में तो सब तरह के बच्चे होते हैं। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, हमने अपने चौके से निकाल के सारे बर्तन बाहर रख दिए, उसमें चम्मच भी है, कटोरी भी है, भगोना भी है, कड़ाही भी है, तो सारे के सारे पात्र अपनी क्षमता के हिसाब से ग्रहण करेंगे। तो हमारे सामने जो पात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो भी अलग अलग अधिगम कैपेसिटी वाले हैं, अलग अलग अधिगम क्षमता वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक बच्चे को जगाना है, हर एक बच्चे को उत्थान करना है। पीछे रहने के लिए थोड़ी है बच्चे। जो बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए, हो सकता है इसमें किसी और क्वालिटी में किसी और क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की संभावना हो, तो हम उन्हें प्रेजेंटेशन के अवसर प्रदान करें, उन्हें अपने आप की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें। अगर हम ये कर पाएंगे तो मानिए कि हमने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की वृद्धि के ये जो उपाय आपके साथ शेयर किए हैं, 8 उपाय, इनका हम इस्तेमाल करें। और हम ये नहीं कहेंगे कि केवल यही हो सकते हैं। आपकी अपनी आवश्यकता के हिसाब से, आपके अपने क्षेत्र के हिसाब से, दिक् के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से इनमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और हमें खुद सृजनशीलता होनी चाहिए। अध्यापक अगर सृजनशील होगा तभी तो सृजनशील बनाएगा। तो हम भी नए नए विचारों से, नई नई पत्रिकाओं से, नए नए समाचारों से अपने आप को जोड़े रखें और रूढ़ न हो जाए, लकीर के फकीर न हो जाए। हमारी संवेदनशीलता जागी रहे, हम प्रयास फ्री रहें। वो जो गुण हम अपने विद्यार्थियों से चाहते हैं वो हमारे में भी होनी चाहिए। हमें मौलिकता का गुण होना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय की शक्ति होनी चाहिए, प्रयासप्रियता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जब यह सब कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की वृद्धि कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।